हमारे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि कोरोना संकट की वजह से सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि आपकी शिक्षा प्रभावित ना हो, इसीलिए ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है और उसी क्रम में मैं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक आपको विषय से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वह बताने जा रहा हूँ। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के प्रथम पाठ यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। आगमन का मतलब होता है आना, और यूरोपीय देश कौन से थे उनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे यूरोपीय राष्ट्र स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, ये प्रमुख राष्ट्र थे जो उस समय व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश को जा रहे थे। आप सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत का विदेशियों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियां भारत में व्यापार करने के लिए आने लगीं, जिसमें डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और ब्रिटिश प्रमुख थे। आप सभी लोग जानते हैं पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसीलिए जो यूरोपीय राष्ट्र थे वो भारत में व्यापार करने के लिए उत्सुक हुए। उस समय व्यापार करने का जो प्रमुख मार्ग था वो जल और थल के द्वारा व्यापार किया जाता था। उस समय 3 प्रमुख मार्ग थे। पहला मार्ग समुद्री मार्ग था जो फारस की खाड़ी से होता हुआ आता था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। इसी तरीके से जो दूसरा मार्ग था वह लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा के लिए लोग आते जाते थे। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। तो ये 3 प्रमुख मार्ग थे जिन मार्गों से व्यापार होता था। और यहाँ से भारत से इराक, ईरान, यहाँ के लोग व्यापार करके लेके जाते थे और वो यूरोपीय राष्ट्रीयों को सामान बेचते थे। उस समय भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए यूरोप में वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। अब आपको ये समझना है कि ये वेनिस कहाँ पे था और ये जिनेवा किस राज्य में था। राज्य का मतलब देश से है। यूरोप में वेनिस इटली में था और जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। 15वीं शताब्दी में 1453 ईस्वी के आसपास कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, जिससे यूरोप के व्यापारियों को भारत में व्यापार करना कठिन हो गया।
अब ये समुद्री मार्ग था जो बंद हो गया उस समय। अब इसके लिए यूरोपीय देश जो थे उन्होंने समुद्र मार्ग की खोज करना लोगों ने शुरू कर दिया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरीके से यूरोपीय वासियों ने समुद्री मार्ग की खोज करके भारत के बंदरगाह को उन्होंने खोजा और जहाँ से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। यूरोप वासियों को समुद्र मार्ग का पता नहीं था। समुद्री मार्ग में यात्रा करते समय एक यंत्र होता था जिसको कुतुबनुमा कहा जाता था। वो यंत्र दिशा सूचक होता था और वो दिशा का ज्ञान दिलाता था। एक दिन स्पेन का एक यात्री जिसका नाम कोलंबस था भारत की खोज में निकला, लेकिन मार्ग भटक जाने के कारण वह अमेरिका जाके पहुंचा। और लगभग इसी समय पुर्तगाल का एक नाविक भारत की खोज के लिए निकला और 22 मई 1498 को मालाबार के तट कालीकट पहुंचा। अब ये मालाबार और कालीकट का तट जो आपका वर्तमान अगर हम मैप देखेंगे भारत का, तो जो केरल राज्य है वहाँ पे ये कालीकट एक बंदरगाह है और वहीं पे वास्को डी गामा सबसे पहले आया और उसने समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था और उसको भारत पहुंचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वास्को डी गामा जब कालीकट आया उस समय सामरी नामक राजा वहाँ पे राज्य कर रहा था। वास्को डी गामा सबसे पहले उसके दरबार में गया और उसने राजा को प्रभावित करने के लिए कीमती उपहार भेंट किए। वास्को डी गामा के उपहार से राजा काफ़ी प्रभावित हुआ। उसके बाद उसने राजा से भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी और राजा ने वास्को डी गामा को तुरंत अनुमति प्रदान कर दी। 1498 के 2 वर्ष बाद मतलब 1500 ईस्वी के लगभग पुर्तगालियों ने कालीकट में एक कोठी बना ली और इसके 3 वर्ष बाद ही उन लोगों ने कोठी की किलेबंदी शुरू कर दी। किलेबंदी का मतलब हो गया अब धीरे धीरे उन लोगों ने अपने राष्ट्र के जो सैनिक थे उनको भारत में लाके कोठी की सुरक्षा के लिए लोगों को रख दिया और वहाँ पे सिपाहियों को नियुक्त कर दिया गया और उनका बहाना यह था कि यह काम अपनी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। वहाँ पे एक फौजी अफसर जिसका नाम अलबुर्क था उसको वहाँ का किलेदार बना दिया गया और ऐसा माना जाता है कि ये सब पुर्तगालियों की एक चाल थी। 1506 ईस्वी आते आते पुर्तगालियों का व्यापार भारत में काफ़ी बढ़ गया और इन लोगों ने गोवा से बंगाल तक अपना व्यापार फैला लिया। वास्को डी गामा के व्यापार की सफलता को देखकर और भी जो यूरोपीय राष्ट्र थे वो भी भारत में व्यापार करने के लिए उत्सुक हुए और लोगों ने भारत में आना शुरू कर दिया। इसके बाद हॉलैंड जिनको डच भी कहा जाता है
फ्रांसीसी, इंग्लैंड, स्पेन और भी बहुत से यूरोपीय राष्ट्र भारत में व्यापार करने के लिए आने लगे। हॉलैंड के व्यापारियों ने कालीकट, कोचीन और चिनसूरा में अपना व्यापारिक केंद्र खोल लिया। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी आदि स्थानों पर इन्होंने अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र खोला। इसके बाद अंग्रेज़ों ने सूरत, अहमदाबाद, आगरा, पटना आदि स्थानों पर इन लोगों ने व्यापारिक केंद्र खोले। व्यापारिक केंद्र खुलने के बाद यूरोपीय राष्ट्र आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए भारतीय राजाओं को प्रभावित करने का प्रयास इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। इसके लिए विदेशी कंपनियों ने अपने व्यापार में लाभ के लिए जो तरीका अपनाया उसमें साम, दाम, दंड और भेद ये सभी चीज़ों का उन लोगों ने उपयोग किया। जैसे जो राजा आसानी से मान जाता था उसको वो छोड़ देते थे और वहाँ पे वो व्यापार करते थे। जो राजा नहीं मानता था उनको वो आपस में लड़ा देते थे, फूट डालते थे और उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते थे, अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे। तो इस तरीके से यूरोपीय धीरे धीरे भारत में स्थापित हो गए और उन लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया।